हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी पार्ट 2 यानी कि हानि रक्षा का अनुबंध, उसका हम पार्ट 2 स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हानि रक्षा का अनुबंध क्या होता है और उसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, क्या क्या उसके आवश्यक तत्व होते हैं, उनके बारे में स्टडी किया था। आज हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द इंडेमिनिटी होल्डर एंड इंडेमिनीफायर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ राइट्स ऑफ द इंडेमिनिटी होल्डर। द फर्स्ट राइट इज टू रिकवर डैमेजेस, यानी कि जो डैमेजेस हुए हैं, जो भी लॉस हुआ है, उसकी क्षति की प्राप्ति करना या क्षति की पूर्ति करना। The indemnity holder is entitled to recover all the damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter covered by the contract of indemnity. Now it is under section 125(1). यानी कि वह क्या कर सकता है, डैमेजेस के लिए जो है क्लेम कर सकता है। क्षतिपूर्तिधारी जो है हमारा, वह समस्त क्षति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है जो उसे ऐसे विवाद के संबंध में चुकाने को बाध्य होना पड़ा था जो क्षतिपूर्ति अनुबंध से संबंधित थी। यानी कि अगर उसे किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति हुई है तो उसे वह क्षति प्राप्त करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट इज right to recover cost. He is also entitled to recover all cost which he may be compelled to pay in bringing or defending the suit of indemnity. Now this right is available on the following conditions. The indemnity holder must not have contravened the order of the promisor. He must have acted prudently. He must have been authorized by the promisor to bring or defend the suit. यानी कि यहाँ पर उसे जो भी व्यय की प्राप्ति होगी वह क्या कर सकता है कि क्षतिपूर्तिधारी को क्षतिपूर्तिकर्ता से ऐसी सभी व्ययों को भी प्राप्त करने का अधिकार है जो उसने किसी ऐसे वाद को प्रस्तुत करने या हम कहें वाद का बचाव करने के लिए चुकाने पड़े हों, जो क्षतिपूर्ति वचन से संबंधित थे। किंतु यदि क्षतिपूर्तिधारी को यह अधिकार तभी प्राप्त होगा जबकि जो हमारा हानि रक्षाधारी है ने ऐसी हानि को रोकने के लिए दूरदर्शितापूर्ण कार्य किया हो, या हम कहें उसने क्षतिपूर्तिकर्ता से प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत ऐसे व्यय किए हों, या हम कहें कि वह खर्च जो है उचित हो, तो उसे ऐसे सभी व्यय को प्राप्त करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट इज राइट टू रिकवर सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज, चुकाए गए धन की प्राप्ति। नाउ एन इंडेमिनिटी होल्डर ऑल्सो हैज़ द राइट टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमिनीफायर ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड under the terms of any compromise of any such suit if the compromise was not contrary to the order of the promisor and was one which it could have been prudent for the promisee to make in absence of any contract of indemnity. यानी कि जो हमारा क्षतिपूर्तिधारी है उसे वह समस्त धनराशि भी प्राप्त करने का अधिकार है जो उसने किसी व्यय के किसी भी हानि के संबंध में हम कहें जो उसने किसी विवाद के समझौते की शर्तों के अंतर्गत चुकाई हो, जो क्षतिपूर्ति अनुबंध से संबंधित हो। किंतु हम कहेंगे कि जो क्षतिपूर्तिधारी है उसे ऐसी राशि तब प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा जब उसने क्षतिपूर्तिधारी ने ऐसा समझौता क्षतिपूर्तिकर्ता के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार नहीं किया है या वह उचित शर्तों के आधार पर नहीं किया गया है, तो उसे वह राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंडेमिनिटी होल्डर है उसे क्या क्या राइट्स है
यानी कि अगर जैसे मैंने किसी कंपनी के साथ में अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया है तो मुझे क्या क्या प्राप्त करने का अधिकार है? क्षति की पूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया तो उससे मुझे जो क्षति हुई है वह मैं कंपनी से प्राप्त कर सकती हूँ। या व्ययों की प्राप्ति का, यानी कि क्लेम फॉर कॉस्ट, या मुझे मेरी कार एक्सीडेंट के दौरान उसका कुछ डैमेज हुआ है तो मैं वह व्यय भी कंपनी से प्राप्त कर सकती हूँ। इसी के साथ साथ अगर किसी विवाद में थर्ड पार्टी को अगर कोई इंजरी हो गई है कार से और मुझे उसको कुछ धन देना पड़ा है जो कि कानून के अनुसार है, या हम कहें जो कि कानून के अनुसार, या हम कहें कि जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग है, तो मुझे वह धन भी प्राप्त करने का अधिकार हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट राइट ऑफ इंडेमिनीफायर, यानी कि क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकार। फर्स्ट इज राइट टू सब्रोगेशन। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में कि मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया है, तो जो इंडेमिनिटी होल्डर है वह तो मैं खुद हूँ, और इंडेमिनीफायर कौन है? बीमा कंपनी। अब बीमा कंपनी को क्या क्या राइट्स प्राप्त है? राइट टू सब्रोगेशन मीन्स ऑन पेमेंट of the amount of loss or liability to the indemnified, the indemnifier is subrogated to all the rights of the indemnified. Now, in other words, we can say that the indemnified steps into the shoes of the indemnified. यहाँ पर उससे क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकार की प्राप्ति हो जाती है। तो जब क्षतिपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्ति अनुबंध के अंतर्गत क्षतिपूर्तिधारी को, यानी कि हानि रक्षाधारी की क्षतिपूर्ति कर देता है, तो उसे वे सब अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि क्षतिपूर्तिधारी को क्षतिपूर्ति से पहले प्राप्त थे, या हम कहें यह कहलाता है स्थान ग्रहण करने का सिद्धांत। जैसे अगर मेरी कार खो गई है और मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, उसके बाद में पुलिस ने सब ढूंढ लिया, कार नहीं प्राप्त हुई है, और इसके खिलाफ जो मैंने एफआईआर लिखाई थी, पुलिस सर्वे के बाद में उस पर एफआईआर लग गई कि अब ये कार प्राप्त नहीं हो रही है, तो उस कार की जो चोरी हुई है कंपनी ने मुझे अमाउंट पे कर लिया। अब क्या होगा कि सपोज करो 1 साल के बाद वो कार कहीं से प्राप्त हो गई है, तो अब उस कार पर अधिकार किसका रहेगा? उस बीमा कंपनी का होगा, मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। ये कहलाता है राइट ऑफ सब्रोगेशन, या हम कहें स्थान ग्रहण करने का अधिकार, यानी कि बीमा कंपनी अब मेरा स्थान ग्रहण कर लेगी और कार की मालिक अब कौन बन जाएगा? बीमा कंपनी। नेक्स्ट इज क्षतिपूर्ति राशि तक ही यह अधिकार उसका सीमित होता है, यानी कि जो है राइट टू इक्विटीज। Now, on the payment of amount of loss or liability to the indemnified, the indemnifier is entitled to all equities which the indemnified could have enforced against the third party liable for loss. Next is क्षतिपूर्ति राशि तक सीमित अधिकार। क्षतिपूर्तिकर्ता को तीसरे पक्षकार के विरुद्ध उतने ही अधिकार प्राप्त होंगे जिस सीमा तक क्षतिपूर्तिकर्ता ने क्षतिपूर्तिधारी को क्षति की पूर्ति की है। नेक्स्ट इज हानि रक्षाधारी के नाम से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। एक जो हमारा जो हम कहें क्षतिपूर्तिकर्ता है को क्षतिपूर्तिधारी के नाम से तीसरे पक्षकार पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकार भी मिल जाता है, और यदि क्षतिपूर्तिधारी को क्षतिपूर्ति अनुबंध के क्षेत्र के बाहर के कारण से क्षति पहुंचती है तो वह क्षतिपूर्तिधारी को क्षतिपूर्ति करने से मना भी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि जो हमारा इंडेमिनीफायर है वह क्या कर सकता है? राइट टू रिफ्यूज इंडेमिनिटी। नाउ इफ द केस द लॉस कॉज टू द इंडेमिनिटी होल्डर is beyond the scope of the contract, the indemnifier has right to refuse indemnity. आपने देखा होगा बीमा के केस में कई बार ऐसा होता है कि बीमा कंपनी जो है जो हम क्लेम करते हैं उस राशि को देने से मना कर देती है,
क्योंकि बीमा कंपनी यह कहती है कि आपने जो रूल्स थे उनको फॉलो नहीं किया। इस संबंध में एक केस है, एक घटना घटित हुई कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ और उसमें जो कार के एयरबैग्स भी खुल गए। उसके बावजूद भी जो कार चला रहा था, उसके साथ वाली सीट पे जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसके भी जो है बेल्ट नहीं लगा हुआ था और उस वजह से उनकी डेथ हो गई। बीमा कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने रूल को फॉलो नहीं किया, आपको सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी था, आपने नहीं लगाया, उस वजह से क्षति हुई है। ऐसी स्थिति में उन्होंने क्लेम देने से मना कर दिया। तो बहुत सी बार जो हमारा हानि रक्षक है वह करने से मना कर सकता है अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया है या हम कहें कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कार्य नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वह क्षतिपूर्ति करने से मना कर सकता है। तो एंड में कंक्लूजन में हम ये कहेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी या हानि रक्षा का अनुबंध है, एक सामान्य अनुबंध है जो हम अपने सामान्य जीवन में कई बार करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारे अनुबंध होते हैं, वह हानि रक्षा के अनुबंध के अंतर्गत ही आते हैं। थैंक यू। अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के